हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गांव का घर, क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 13। ये हमारा लास्ट अध्याय है हिंदी का। ये हमारा क्या है, लास्ट है। गलती से यहाँ लिखा गया है 12, यहाँ देखिएगा 13 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये 13 है। याद रखिएगा, ये क्या हमारा 13 है। चलिए, गांव का घर और ये लास्ट है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। गांव के घर में जो हमारे कविवर हैं ज्ञानेंद्रपति है उनका नाम। उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग कविता के बारे में। ठीक है, चलते हैं लेखक परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। देखिए, शीर्षक का क्या नाम है? गांव के घर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया गांव के घर के कवि कौन है, लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्रपति। अब अगर पूछा जाए कि उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 1 जनवरी 1950। बड़ी शुभ दिन है 1 जनवरी वाला, आप समझ ही रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक लेखक का जीवन परिचय पढ़ा था, उनमें भी उनका जन्म कितना था? 1 जनवरी। जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा पथरगामा गांव का नाम है, गोड्डा एक शहर का नाम है, और राज्य है झारखंड। इससे पहले बिहार हुआ करते थे जब उनका जन्म था, लेकिन बंटवारा हो गया तो चला गया झारखंड में। तो झारखंड राज्य के गोड्डा नामक स्थान शहर में एक पथरगामा गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। याद रखिएगा, माता का नाम सरला और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में बीए और एमए अंग्रेजी भाषा में पटना विश्वविद्यालय से की। मैंने कहाँ पढ़े थे? तब प्रारंभिक पढ़ाई तो गांव में ही हुई, लेकिन जब उच्च शिक्षा इनको प्राप्त करना था तो वो अपनी राजधानी, उस समय क्योंकि वो बिहार थी तो बिहार की राजधानी उस समय पटना थी, तो पटना आए और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किए, तो बीए किए और एमए किए। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। फिर इनका मन हुआ कि तनिक सा हिंदी में भी कुछ पढ़ लेते हैं, तो फिर ये मुजफ्फरपुर से बिहार विश्वविद्यालय से एमए किए। किस भाषा में? हिंदी में। तो ये डबल एमए है, एक अंग्रेजी में एमए और एक हिंदी में एमए है। चलिए, इतना जान गए। अब आगे बढ़, अब इनकी वृत्ति, अभी कौन कौन से काम किए हैं थोड़ा सा इनकी भी चर्चा हो ही जाए। तो देखिए, इन्हें एक बार बीपीएससी की परीक्षा पास किए, बिहार लोक सेवा आयोग। बीपीएससी का मतलब बिहार सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास किए। कारा अधीक्षक बन गए। कारा अधीक्षक का मतलब होता है जेल के जेलर। इस जेल के जेलर हुए, तो वहां पर भी बहुत अच्छा काम किए, लेकिन उनको काम में मन नहीं लगा। स्वतंत्र लेखन में चले गए और लेखनी लिखने लगे, यानी कि ये अपनी नौकरी छोड़ के और लिखने में चले गए। समझ रहे बात? चलिए, बहुत अच्छी बात। क्या किए थे? ये एक बिहार लोक सेवा आयोग अधीक्षक के रूप में चुने गए थे। किसमें? कारा अधीक्षक के रूप में। अब आगे, निवास रहते कहाँ थे? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। जन्म हुआ था इनका झारखंड बिहार में, उस समय बिहार था, अब वर्तमान में झारखंड है। लेकिन ये रहते कहाँ थे? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में रहते थे, वहीं इनका निवास स्थान है। अब इनको कौन कौन से सम्मान मिला है, तो याद रखिएगा, इनका एक सम्मान मिला है पहल सम्मान। कौन सम्मान? पहल सम्मान। संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनकी एक रचना है जिनके नाम है संशयात्मा। संशयात्मा, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एगो पहल सम्मान मिला 2006 में, और 2006 में ही संशयात्मा, उनकी जो एक कविता संग्रह है, उन्हीं से
इनको एक पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी। अब बड़ा ही दिलचस्प बात यह है कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे गांव का घर कविता, ये भी संशयात्मा कविता संग्रह से ही लिया गया है। अगर आपसे अगर कोई पूछे कि गांव के घर किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो याद रखिएगा संशयात्मा, ठीक है। और इन्हीं के लिए इनको पुरस्कार मिला था, कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इनकी कुछ कृतियां हैं, तनिक सा कृतियां पढ़ लेते हैं। आंख हाथ बनते हुए, आंख हाथ बनते हुए। दूसरा है शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। भिनसार, कवि ने कहा। ये सब उनकी क्या है? कविता संग्रह है। अगला है चक्र, एक चक्रा नगरी, जो काव्य नाटक है। पढ़ते करते, ये गद्य है। इनकी ये कुछ रचनाएं थी जो हमने आपको रचना बताने का प्रयास किया। अगर आप इतना कवि के बारे में अगर जान गए हैं तो हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोनो पूछा जाएगा, ठीक है। ये बात की गारंटी है, हम गारंटी लेते हैं कि आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बस इतना याद रखिए, इसी से आपकी आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। कविता में उन्होंने क्या लिखा है सुनिएगा। देखिए शीर्षक का बड़ा ही सुंदर नाम रखे हैं, वो गांव का घर। हमनी लोग के गांव में काका होता है, ये तो सब आदमी देखबे करते हैं ना। इस पर थोड़ा सा चर्चा किए, वो क्या कहते हैं सुनिएगा। कवि वर कहते हैं गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, अंतःपुर की वह चौखट, यानी गांव के घर में अंदर आंगन जाने, वहां पर ना गांव में जो घर होती है एक दरवाजा होता है और एक आंगन होती है। शहर में दरवाजा और आंगन नहीं होता, स्व व्यक्ति होता है। जो आंगन है वही दरवाजा, जो दरवाजा है वही आंगन। दरवाजा का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, ठीक है। तो गांव के घर जो होते हैं, एक बहुत बड़ा दरवाजा होगा, फिर बरामदा होगी, फिर अंदर के घर होंगे, फिर आंगन होगी, फिर घर के वो क्या कहते हैं उसको, गलियारा, जिसको बारी कहते हैं देहाती हिसाब में, बारी होगी, पिछवाड़ा, ये पूरा रहता है ना। तो गांव के जो पुरुष लोग होते हैं वो दरवाजे पर रहेंगे, महिलाएं लोग अंदर रहेगी। अगर कोई पुरुष अंदर जाएंगे तो ओकरे जगह पर वो गेट लगल होता है, ठीक है। तो वही कहते हैं अंतःपुर, अंदर जाने का जो रास्ता है ना, अंदर जाने का रास्ता। जैसे देखिए हम लोग के गांव में ऐसे घर होता है, ऐसे ही घर रास्ता, मेन दीवार हुआ, एक बाद इधर एगो रहेगा गेट, एगो इधर से रहेगा घर, ये हो गया बरामदा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा दरवाजा। अब इधर जाने के लिए एक रास्ता होगा और फिर इधर से घर रहेगा, इधर से ये आंगन रहेगी, यहाँ से घर रहेगा। तो इधर से जब बाहर से लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एगो चौखट लगल रहता है, दरवाजा, और ओकरे पर एगो पर्दा टंगल रहता है। तो वही कहते हैं अंतःपुर की वह चौखट, यानी घर के अंदर जाने वाली जो चौखट लगी है। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। कविवर कहते हैं घर के अंदर जाने वाली जो रास्ता है ना, ओकरे मुखरे पर क्या लगा रहता है, वो चौखट लगल रहता है। चौखट माने दरवाजा, गेट लगल रहता है। टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद, और वह गेह वह सीमा। अब देखिए कहते हैं टिकुली साटने के लिए, घर के दरवाजे पर ना पर्व त्योहार के समय में, ठीक है, वो क्या कहते हैं, कुछ कुछ लोग चिपका देते हैं दीवार पर, चौखट पर ना। देखिए अपने यहाँ नाग पंचमी के दिन लोग गोबर का बना बना के चिपका देते हैं, और उनमें एगो दूभी लगा देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं, होता है। या बहुत सारे पर्व त्योहार के समय में भी होता है। तो चिपकाने के लिए किसका, तो सोहजन का लस्सा लाया जा रहा है, सोहजन का लस्सा। यानी कहते हैं कि गांव के घर में जो वो चौखट है, ओकरे पर सहजन के पेड़ से क्या लाया जा रहा है, लस्सा ला जा रहा है, गोंद लाया जा रहा है, और गोंद से उसको चिपकाया जा रहा है उस पर। हाँ, जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। अब देखिए अपने यार के गांव में तो ऐसा होता ही है कि हम लोग जब घर के अंदर कोई बुजुर्ग आदमी जब प्रवेश करते हैं तब बाहर से पहले खांस देंगे, खांसी हो चाहे नहीं खांसी हो, खांस देंगे। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये होता है
कि घर की जो बेटी पुतौ होती है वो सतर्क हो जाती है कि घर के बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, तो उनकी जो शरीर की अवस्था होगी उतना का सरिया लेंगे ना, पल्लू उल्लू आर को ढक लेंगे ना, ऐसा होता है। अब तो आपकी जो पुतहुआ होती है पल्लू काहे ढकेगी भाई, उसको ढकने का क्या जरूरत है ना, ऐसा है। लेकिन पहले होता था, वही कह रहे हैं कि कहते हैं जिनके भीतर आने से पहले खास कर बुजुर्गों को आना पड़ता था। अब क्या कहते हैं देखिए, खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की। अगर नहीं खांसते थे तो वो लोग पहले खराऊ पहनते थे, और खराऊ जो है ना झुट्टू के पैर को धबाधब मार देते थे कि हाँ हम आ रहे हैं घर के अंदर। तो घर के जो बेटी पुतहु सतर्क हो जाती थी, अपने सारी पल्लू को एकदम संभाल लेती थी कि आ रहे हैं पुरुष लोग, है ना। तो खराऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की, नहीं खबरदार कर देते थे पहले। अब कहते हैं और प्रायः तो उनके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। देखिए कहते हैं अक्सर उनको ना घर के अंदर जाना नहीं होता, पुरुष लोग घर के अंदर नहीं जाते थे, बाहरे पर्दा के बाहरे उनको रुकना पड़ता था, ठीक है, अक्सर उनको, क्योंकि अंदर जाने की उनकी मनाही होती थी। पुरुष लोग बहुत कम जाते थे घर के अंदर। घर के अंदर कौन रहते थे, महिलाएं रहती थी या पुरुष रहते थे। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात करते हैं, जो छोटे बच्चे बच्चे हैं या जो युवा है उनकी बात नहीं है। जो बुजुर्ग लोग होते थे जब घर में पुतहु आ जाती थी तो वो जो है नहीं जाते थे पुरुष लोग। अपने गांव में अभी भी प्रचलन है बहुत सारा, ठीक है ना। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था और बाहर से उनको पुकारना पड़ता था। हमारे घर में भी यही होता था। जब हमारे पिता पहले तो घर में जाते थे, सब कुछ काम करते थे। जब हम लोगों की शादी हुई तो हमारे पिताजी घर के आंगन में जाना बंद कर दिए, नहीं ही जाते थे। हमको लगता था कि 2-4 महीना में कभी एक आध बार कहीं जाते होंगे, या लगभग वो भी हमको नहीं याद है। सब कुछ नहान सुनान खाना पीना सब कुछ बाहर ही होता था, उनको घर के आंगन में नहीं जाते थे। अपने हाथ का जो प्रचलन था तो हमारे पिताजी ऐसे करते थे। वही कह रहे हैं कि उनको रुकना, किसी को बगैर नाम लिए जिनकी तर्जनी की नोक धार किए रहती थी सारे काम सहज। देखिए यहाँ पहले देख लेते हैं इसको, किसी को बगैर नाम लिए पुकारना पड़ता था, माने जो पुरुष होते थे वो घर के बाहर ही रहते थे। अब बाहरे से दरवाजे पर बाहरे से पर्दे के बाहर से ही पुकारते थे घर के अंदर में ना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको पुकारे, अगर हमारी पत्नी अगर हमको पुकारे ना, तो हमारे बच्चे का जो बड़ा बेटा होगा ओकरे नाम से पुकारती है। या मान लीजिए हमारी माँ अगर हमारे पिताजी को पुकारे तो कैसे पुकारेंगे, तक बोलेंगे राकेश के पप्पा हैं, ऐसे करके बुलाते हैं राकेश के पप्पा। वो नाम नहीं लेंगे, हमारा नाम से उनको पुकारेंगे। या हमारी मम्मी को पुकारेंगे तो कैसे बुलाएंगे, या मान लीजिए जो भी हमारी घर की जो बड़ी बेटी होगी या बेटा होगा ओकरे नाम से ही नाम उनका चलने लगता है। नहीं ऐसे ही ना होता है, जैसे आप लोगों का जो नाम है उसके नाम से आपकी मम्मी को पुकारते होंगे, पप्पा को पुकारते। वही कह रहे हैं यहाँ पर लेखक साहब कि उनको बगैर किसी नाम लिए ही क्या करना पड़ता था, पुकारना पड़ता था। चलिए, जिनकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज शंख की चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भित्ति पर। अब देखिए कहते हैं कि गांव के घर में जो वो चौखट होती थी वो दिवाली वाली के दिन में, पर्व त्योहार के दिन में उनको लीपा जाता था। लीपा जाता था माने पहले क्या होता था, क्योंकि मिट्टी का घर होता था, लोग मिट्टी के घर को या तो चूना से या मिट्टी से लीपते थे। और लिपने के बाद चूना और गेरू का चंदन लगा देते थे उनमें। देखे होंगे आप लोग, चाहे नहीं देखे होंगे, पहले मिट्टी का घर हुआ या लकड़ी का घर हुआ, उनमें मिट्टी का लेवा लगा देंगे, प्लेन हो गया प्लस्तर, पूरा मिट्टी गिला गिला करके अब पूरा क्या करते थे, प्लस्तर कर देंगे, पूरा हो गया। अब ओकरे मिट्टी को से फिर लिप दिए। अब थोड़ा सा चूना लेंगे तो वो घोर देंगे एक जगह, एगो थोड़ा गेरू लेते हैं, गेरू लाल रंग का होता था, उसको कटोरा में घोर देंगे। और फिर क्या करेंगे, कपड़ाओं में डुबो के ना ठोपा लगा देंगे, और नीचे तनिका रस गिर गया, फिर ठोपा लगा देंगे चूना का थोड़ा रस, फिर लगा देंगे लाल का, फिर ठोपा गिर गया, ऐसे करके वो देखने में अच्छा लगता था। लाल उजला लाल उजला लाल उजला ऐसे करके पूरा घर को सजा देते थे दिवाली के टाइम में, जैसे अभी है। अब देखिएगा बहुत सारे मिट्टी वाले लोग ऐसे करते थे। पहले हम लोगों क्या ना 5 किलो 10 किलो गेरू बिक जाता था हमारी दुकान में, क्योंकि सब ले जाता था। अब घरे नहीं है वैसा तो कौन ले जाता है, नहीं। चलिए आते हैं, तो कहते थे कि घर को ना चौखट को सजाया जाता था किससे, गेरू से, चूना से इत्यादि से। अब कहते हैं गेरू लिपि भीत पर दूध
डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक करके। अब कहते हैं कि उस चौखट पर क्या किया जाता था, चूना से उसको रंगा जाता था, कोई कोई चौखट, या गेरू से उसको रंगा जाता था। अब गेरू से रंग दिए तब क्या होता था कि उस समय जमाने की बात करते हैं, लेखक सब अपने जमाने की बात करते हैं। और जब कोई दूध देने वाला आता था, ग्वाला जो उठौना देता था दूध, वो क्या करते थे कि आए दूध नापने के लिए, तो एक दिन का एगो जो है दूध में हाथ डुबा के उंगली अंगूठा और वो गेरुआ पर लगा देते थे ठप्पा, एक दिन, फिर दूसरे दिन तो दूसरे दिन ठप्पा, तीसरे दिन तो तीसरे दिन ठप्पा, और लास्ट में अंत में जो है महीने के अंत में जय गो ठप्पा था वो तक गिन लिया जाता था कि देखिए इतने दिन हम आपके यहाँ आए हैं, हिसाब उसे होता था। ठीक है, पहले के समय में दूध वाले क्या करेंगे, वो गेरुआ जो लाल लाल था ऊपर क्या करेंगे, ठप्पा जा जा करके लगा देंगे, जय दिन आए दूध देने के लिए तुम दिन का, और वो ठप्पे गिन करके पता कर दिए कि इतना दिन हम आपको। अब तो जमाना है नहीं, अब तो कॉपी कलम में डायरी में हिसाब होती है, और ओहो से ज़्यादा हो गया तो कौन चीज़ हो रहा है, कंप्यूटर में हिसाब हो रहा है, नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, बच्चा को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता था, वो ग्वाला दादा जो होते थे, बच्चा सबको जो बगल में तो मम्मी दूध ले रही है तो बच्चा क्या करता था, वहीं पर खड़ा रहता था, तो दूध का ऐसे ले करके और उसको बच्चा को तो तिलक लगा देते थे, बच्चा भी खुश कि दूध का हमारा चंदन लगा ना। उस जमाने में दूध का जब महत्व था तब की बात। अब कह रहे हैं तो इस तरह से हमारे गांव में ये सब चलता था प्राचीन काल पहले के समय की क्रियाकलाप। अब आगे क्या कहते सुनिएगा फिर लेखक साहब। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, यानी गांव का जो वो घर था ना, वो गांव की जो परंपरा है वो सब क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, गांव की जो परंपरा थी ना वो सब क्या हो गया, खो गया है। कैसा खो गया, जैसे पंचायत में पंचायती राज क्या हो गया, खत्म हो गया। पहले गांव में जब झगड़ा उगड़ा होता था तब 5-10 व्यक्ति जो है बैठ जाते थे और वो लोग फैसला कर देते थे, तो दोनों पक्ष मान जाता था और फैसला होता था उचित ढंग से। नहीं, अब तो ऐसा होता नहीं है, कि पंच परमेश्वर क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब सीधा होता है कि कुछ हुआ तो चलो कोर्ट में वहीं से फरियाया जाएगा। नहीं, तो कबीर कहते हैं कि गांव का जो पंच परमेश्वर था वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि जब खत्म हो गया है तो उसी तरह से गांव का रीति रिवाज भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। कहते हैं देखिए बिजली बत्ती तो आ गई थी कब्बे हमारे गांव में, लेखक साहब क्या कह रहे हैं कि बिजली बत्ती तो हमारे गांव में कब्बे आ गई थी, लेकिन जितना देर वह रहती नहीं थी उससे ज़्यादा वो कटले रहती थी बिजली। यानी कहने का अर्थ है कि पहले के समय में हम लोग जब बचपन में थे तो गांव में जो है बिजली का तार तो आ गया था, हमारे घर में भी बिजली लगी हुई थी, लेकिन बिजली रहती नहीं थी। 3 दिन 4 दिन पर जो है रात में एक बार जब बिजली आता था तो पूरा शोर हो जाता था कि अरे वाह बिजली आया बिजली आया, हल्ला हो जाता था चारों तरफ। आप लोग भी सुने होंगे चाहे नहीं सुने होंगे बचपन में। और उसके बाद 1 घंटा आधा घंटा रहा और कट जाता था, फिर अब कब आएगा उसका कोनो पता नहीं है। दिन में तो थोड़ा मोड़ा रह भी जाता था, रात में तो बिल्कुल ही नहीं रहता था बिजली। ठीक है, तो वही कहते हैं कि बिजली आ तो गई थी, लेकिन कब गई, एक बार हम लोगों का ट्रांसफार्मर था जो उड़ गया था, तो 3-4 साल के बाद वो नया ट्रांसफार्मर आया था। 3-4 साल समझिए, लाइन था ही नहीं, तार लगा हुआ था, पोल लगा हुआ था, 3-4 साल बाद तब बिजली आया था अपने गांव में। फिर से ट्रांसफार्मर बदला, बहुत लोग प्रयास किए, चंदा चुटकी लेकर के जमा किए, तब जाकर के वो ट्रांसफार्मर फिर लगा, तब जाकर के फिर चला। बताइए 3-4 साल तब जाकर के आया ट्रांसफार्मर। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं है। वही कि लेखक साहब कह रहे हैं कि बिजली तो कब की आ गई थी हमारे गांव में, लेकिन रहने से ज्यादा कटी रहती थी। अब के बिटुआ के दहेज में टीवी भी, हाँ, लेकिन कहते हैं कि गांव में बिजली थी, अब बेटा का जब शादी हुआ था तो वो दहेज में क्या मिला था, टीवी। लेकिन टीवी चलता नहीं था, क्या होते सुनिए, लालटेने हैं अभी दिन भर आलो में कैलेंडर से ढकी। यानी कहते हैं कि वो जो टीवी था ना, वो टीवी अधिकांश जो है ना पर्दे तर में परले रह जाता था ना, कपड़ा उपड़ा लोग ऊपर रख दिया, चल भी नहीं करेगा, लाइन रहबे नहीं करता है तो कौन चीज चले वो टीवी ना। तो उसको लोग क्या करते थे, जिधरे तिधरे जैसे तैसे रखल है, पर्दा में झप्पल है तो झप्पल है, कोई दिक्कत ना है। और लोग किसका उपयोग करते थे,
ललटेनिया का ना, ललटेनिया देखे हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो लालटेन जला के पढ़ते थे। अब क्या कहते हैं सुनिएगा फिर, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर पट भिरकाए। देखिए कहते हैं रात उजाले से अधिक अंधेरी उगलती, उस समय रात जो है ना, कहते हैं उजाले से ज्यादा अधिक अंधेरा उगलती। उस समय की जो रातें होती थी काफी काला होता था, क्योंकि रोशनी बत्ती थी नहीं। रात जब हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, पूरा घोर अंधेरा हो जाता था। अब तो सड़क पर चलिएगा तो होने घर से रोशनी आ रहा, होने घर से रोशनी आ रहा, तो सड़कों जो है क्या लगता है, उजाला लगता नहीं लगता है, तो डर उड़ ना लगेगा। लेकिन पहले क्या होता था, ढिबरी जलता था, तो ढिबरी तो लोग अपने आगुए में जलाता था, घर में जलाता, कोई रोशनी तो सड़क पर पहुंचता नहीं था, तब पूरा सड़क कैसा दिखाई पड़ता था, एकदम घोर घोर अंधेरा दिखाई पड़ता था। ठीक है ना। हम लोग बचपन में एक बार आदि याद है, एक जगह गए और एक जगह गए जब वहां बारात में, तो आधी रात को लौटना पड़ा। जब लौटे वहां से तो रास्ते में जीप पंक्चर हो गया। अब वो जमाने के समय में चौर इलाका से आ रहे थे, जीप पंक्चर है, और वो स्टेपनी नहीं था जीप वाला को। अब बेचारा करे तो करे क्या, तो किसी तरह से जो है वो एक गया बगल में, संजोग से पंक्चर नहीं था, उसका भालपिन टूट गया था शायद, तो वो लाया साइकिल का पंप मांग के वो घर वाला से, तब उसको किसी तरह से दिया, किसी तरह से खींच के लाया। वो पूरा चौर में लगता नहीं था कि कोई है, पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता था। समझ रहे हैं, वही कहते हैं उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भड़कती। यानी अंधेरा में इतनी भय लगती थी, इतनी डर लगती थी कि क्या बताएं उस समय में। जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, लेकिन उस समय में ना ऑर्केस्ट्रा जो होता था वहां पर चकाचौंध रोशनी भी होती थी। गांव घर रहता था अंधेरा में, लेकिन ऑर्केस्ट्रा वो जो क्या कहते हैं अल्लाह रूदल का जो नाच उच होता था, तो वहां पर लोग 2-4 गो लालटेन जो है, वो क्या कहते हैं गैस लाइट, उस समय में गैस लाइट होता था, गैस लाइट जला करके तब ऑर्केस्ट्रा होता था। तो जहाँ स्टेज होता था, स्टेज पर जो है अपना 2-3 गो जला दिए लाइट, अपना नाच हो रहा है, धमाधम चल रहा है, मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कहीं बहुत दूर पिट भिरकाए, माने कहीं दूर, ना तो वहां से आवाज आती थी और ना ही वहां से कुछ दिखाई पड़ती थी। माने क्योंकि उस जमाने में ना बहुत लोग देखने के लिए आते थे। अगर मालूम हो जाए कि अभी जो अपने गांव में ऑर्केस्ट्रा होने वाला है, तो 4-5 गांव 10 गांव का लोग जो है वहां जुड़ जाता था। पहले बहुत बहुत दूर लोग जाते थे टीवी देखने के लिए, नाच देखने के लिए, पूरा भीड़ जुड़ जाता था। अब बताइए एगो नाच यहाँ हो रहा है, आदमी बहुत दूर बैठल है, तो उसको दिखाई पड़ेगा, और भी झुकुर झुकुर रोशनी में ना, खाली ना तो आवाज आता था, क्योंकि उस समय तो साउंड था नहीं, बड़ा बड़ा साउंड थोड़ी था। जो बजाता था ढोलक मजीरा झाल, वही से आवाज निकलता था, वही आवाज सुनाई भी पड़ता था। तो नजदीक वाले को तो सब कुछ दिखाई पड़ता, सुनाई पड़ता, लेकिन जो लास्ट में बैठल था ओकरे ना तो कुछ सुनाई पड़ता नहीं, खाली नाम के चल जाते थे कि गए थे नाच देखने के लिए। अब वही कह रहे हैं, वही कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी, ना तो आवाज आती थी और न ही रोशनी आती थी। किसकी? नाच की, जो ऑर्केस्ट्रा हो रहा था तो उनकी, ना रोशनी की आवाज। होरी चैती बिरहा अल्लाह गूंगे लोकगीत की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत, अनगाया अनसुना। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि होरी चैता बिरहा अल्लाह गूंगे, अब गुंग हो चुका, गुंग का मतलब हुआ समाप्त हो चुका है। अपने जो देश गांव में पहले होती थी, होली के समय में शाम होता था, टोला पड़ोस के लोग ढोल मजीरा लेकर के, झाल लेकर के एक जगह चौपाल पर बैठ जाते थे, तरह तरह की होली गीत गाते थे, और ये महीनों तक चलता था। फिर चैती में चलता था, छठ में छठ आने वाला होता था तब लोग गाते थे। लेकिन ये सब अब होता है, सब खत्म हो चुका है। वही कह रहे हैं कि होरी चैती बिरहा अल्लाह, ये सब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और हमारी बिहार की जो भूमि है वो लोकगीत की जन्मभूमि है। हमारी बिहार की भूमि कैसी है, लोकगीत। यहाँ पर लोकगीत बहुत लोग ज्यादा गाते थे। हम लोग बचपन में आते थे, स्कूल से जब लौटते थे तो एगो 1:30 बजे में एक मतलब चैनल था रेडियो पर, बगल में एक रेडियो रखे हुए था, वो घर में रेडियो बजा के लोकगीत गाता था। आधा घंटा वह 4-5 गाना 6 गाना देता था। तो हम लोग जब उधर से आते थे तो सुनते थे उसको, गाना को लोकगीत वो कहता था कि लोकगीत है। तो वो लोकगीत की जन्मभूमि, लेकिन वो भी क्या हो गया, अब यहाँ खत्म हो गया है।
इस शोक गीत अनसुना हो गया है। यानी कहने का अर्थ है कि अपने यहाँ जो बिहार की जो भूमि थी लोकगीत के लिए प्रसिद्ध थी, वो किसके लिए हो गई है, अब शोक गीत हो गई है। यानी कि आई जो भोजपुरिया वाला गाना उलट सुलट गाना गा के एकरो क्या कर दिया, बदनाम कर दिया। लोकगीत को भी क्या कर दिया, वो खत्म कर दिया। कौन, ये भोजपुरी गाना गावे के न लूर न सूर, आ सीधा जो है कहता है कटोरी में खेब तो 100 साल जीव। बताइए कोई गाना है ना, ये सब बदनाम कर दिया हमरा कौन को, लोकगीत। वही कह रहे लेखक साहब, आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ। इस प्रकाश बुलौआ का मतलब क्या होता है समझिएगा। पहले जब गांव में सर्कस आती थी, शहर में सर्कस आती थी, तो सर्कस के सबसे ऊपर सिरा, जैसे सर्कस जो होता था, मान लीजिए ऐसे सर्कस लगा है उसका पंडाल, तो ओकरे ऊपर एगो टावर लगल खड़ा होता था, और टावर के ऊपर में एगो बल्ब लगल रहता था, और बल्ब जो है बहुत फोकस देता था। जब सर्कस शुरू होने वाला था मान लीजिए शाम को, तो फॉक्स को नचा देता था। मतलब कि ये अब सर्कस शुरू होने वाला है, जो भी लोग में है आने वाले जल्दी से निक आ जाइए। वही उसको कहा गया प्रकाश बुलौआ। उसको क्या होता था, प्रकाश बुलौआ। और वो रोशनी बहुत दूर तक जाती थी, कम से कम वो आपको 10 गांव को छू देती थी, इतनी रोशनी उसकी तीव्र होती थी। सर्कस के अंदर की जो रोशनी होती, उसका जो प्रकाश होता था, वो इतनी पावरफुल रहती थी कि दूर दूर तक होती थी। और वो हाथी घोड़ा सिंह सबका सर्कस दिखाता था। पहले अपने समस्तीपुर में आया था, हम बचपन में गए थे देखने के लिए, हमको याद है, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर दिखाया था, ठीक है ना। बचपन में देखे, उसके बाद तो आया ही नहीं। अब तो लगभग आएगा भी तो शायद है ही नहीं, पूरे देश में अब नहीं है कहीं। अगर आएगा भी तो 500 से कम का टिकट नहीं होगा वो, ठीक है ना। इतनी महंगी बहुत, क्योंकि जानवर का खेल दिखाता है, हाथी पूजा करता है, हाथी बहुत चीज़ करता है, रिक्शा चलाता है, बंदर रिक्शा चलाता है, हाथी बैठल है, बहुत चीज़ हमने देखा अपनी आंखों से। तो वो सब, तो वही कह रहे हैं कि जब सर्कस होती थी, गांव में आती थी, तो प्रकाश बुलौआ चलता था। यानी क्या, देखिए, आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ, माने प्रकाश निकलता था दूर तक, वो सूचना दे देती थी कि अब क्या हो रहा है, सर्कस शुरू होने वाला है, आ जाओ जल्दी से। तो कब का मर चुका है, वो भी क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। सर्कस अब गांव में नहीं आता, शहर में अब सर्कस है ही नहीं, सर्कस वाला खेला भी खत्म हो चुका है। यानी गांव की जो भी परंपराएं थी सब पुरानी हो चुकी, शिथिल हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। यही हमारे कविवर यहाँ कहना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं, जैसे गिर गया हो, जैसे गिर गया हो गज दंतों को गवाकर कोई हाथी। हाथी की सुंदरता किससे होती है, हाथी के दांत से, 2 दांत आगे निकल रहता है। अब देखिएगा अधिकांश हाथी आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगी। दांत वाला हाथी देखे हैं आप लोग, दांत वाला हाथी देखे हैं, लगभग हाथी का दांत दिखाई भी नहीं पड़ता है। कहते हैं कि जैसे हाथी का दांत गायब हो रहा है, उसी तरह से गजदंत मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी उतना आपने नहीं देखा होगा। रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में। यानी कि जैसे जंगली जानवरों के, हाथी का बड़ा महत्व है, उसके दांत को काट लिया जाता है पूरा रेत रेत करके, लेकिन जैसे रेती दांत को निकालता है, उसका महत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, गिर जाता है। वही कह रहे हैं, लीनने वाले मुंह खोले शहर को बुलाते हैं बस। यानी कि जो ठगने वाले लोग हैं वो आपको शहर बुलाएंगे। जो शहर में है, शहर के अधिकांश लोग आपको क्या मिलेंगे, ठग मिलेंगे। तो कविवर कहते हैं कि जो शहर के लोग हैं आपको मीठी मीठी बोलेंगे, आपको शहर बुलाएंगे, आप बुला करके आपको ठगेंगे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, लीनने वाले मुंह खोले, मन लीनने वाले माने ठगने वाले, शहर के बुलाते हैं बस। वो शहर बुलाएंगे लेकिन आपकी मदद नहीं करेंगे। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूधते गवाते अमित्र परिसर। और फिर कहते हैं कि जो हमारी अदालत है, जो हमारी अस्पताल है, वो सब भी कैसा हो चुका है, धुंधला हो चुका है। वहां पर कोई सेवा आपको नहीं मिलेगी, सब क्या हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। अस्पताल के जो बरामदे हैं वहां पर बकरियां बांधी जा रही है, और कुत्ता का रैन बसेरा बन चुका है। ये सब हो चुका है। उसी पर उन्होंने लिखा है कि जिन बुलौआ से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। यानी गांव में जो पहले प्रेम भाव था वो भी क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो कविवर कहना चाहते हैं चैप्टर से कि गांव में जो प्रेम भाव था वो क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। पहले गांव में एक ही घर होती थी,
और एक घर में दादा परदादा जो भी थे सब लोग उसी में रहते थे। चारों तरफ से घर होता था, बीच में वो आंगन होता था। शाम के समय लोग अपनी अपनी खाट पर लोग बैठ करके सब बातचीत करते थे। अब ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल बदल चुका है। हम लोग बचपन में थे, हम लोगों को याद है कि हमारे पिताजी का जो घर था, मैं बता दूं आपको, उस जमाने की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा आंगन था, लगभग समझिए ना 40 बाई 40 का आंगन होगा, 40 फीट 40 फीट का। चारों तरफ से घर था, एक रास्ता निकलने का था। इसके बाद इधर से बरामदा दिया गया था ऐसे, और इधर से बरामदा दिया गया था, और इधर से घर था अंदर में, ये घर था सब, यहाँ तक घर था। अभी सब हमारे चाचा यानी हमारे चचेरा चाचा के था, 2-3 गो घर, फिर उनका था, फिर उनका था, ऐसे करके फिर हमारा था, हमारे चाचा का था, ऐसे करके सब घर था, ठीक है। और इसी आंगन में फिर बरामदा था यहाँ पर चारों तरफ से, और ये आंगन था बीच में। और इसी बीच में हम लोग शाम जब होता था तो सब अपना अपना खटिया बिछा लेते थे निकाल के, गर्मी के दिनों में अपना अपना सामने में, घर के सामने, अब बस हो जाता था, बातचीत शुरू है अपना, जो पढ़ने वाला पढ़ रहा है, काम करने का बात करने वाला अपना बात कर रहा है। जब कोई अतिथि आता था सब लोग उसको घेर के बैठ जाता था। वो अतिथियों को लगता होगा कि भाई पूरा फौजे है ना। हाँ हाँ, हमारे पिताजी चचेरा में यानी हमारे दादाजी 4 भाई थे, उनको कुल 9 गो बेटा था, और 9 गो से हम लोग थे 19 गो। तब बताइए उस समय 19 गो तो हम लोग लड़का पुरुष में थे, और फिर लड़कियां भी 10, 12, 15 गो हो गई ही नहीं मिला के। तब कुल मिला करके वो आंगन में कितने बच्चे थे? 30 बच्चे होंगे, नहीं छोटा बड़ा मिला के कितने? 30 बच्चे। फिर 9 गो महिलाएं होगी, 9 गो पुरुष होगा, नहीं होगा, तो कुल मिलाकर के समझिए पूरे आंगन में कितने हो गए? 50 लोग हो गए। तो कितना बड़ा हो गया ना। तो इस तरह का आंगन था। तो ये सब जो व्यवस्था था अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। पता ही नहीं चलता है कि गांव की जो व्यवस्था है वह कहाँ गई। इन्हीं बातों को लेखक साहब ने अपनी कविता गांव के घर के माध्यम से, चलिए तो आशा करते हैं आपको हमारी कविता पढ़ाने का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारी कविता अच्छी लगी और आपने अंत तक अगर देखा है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज लास्ट कविता है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए। अब अगले दिन से हम लोग लेके आएंगे, पहले तो कल सब्जेक्टिव हो जाएगी, फिर अगले दिन से अंग्रेजी का वीडियो आएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ने पर ध्यान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।